कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और काव्यशास्त्र की इकाई में आप देख रहे हैं काव्यशास्त्र जो आप पढ़ रहे हैं। कल आप लोगों को क्रोचे का अभिव्यंजनावाद दिया गया। कल क्रोचे का अभिव्यंजनावाद आपने पढ़ा और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अरस्तु के सिद्धांत की। अरस्तु का विरेचन सिद्धांत देखेंगे, काव्य सिद्धांत देखेंगे और फिर इसके बाद कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत है, रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है, इलियट का निर्वैतिकता का सिद्धांत है। तो ये 3-4 सिद्धांत जो बचे हुए हैं इनको कराया जाएगा पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो आप देख रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग प्रारंभ कर देंगे भाषा की इकाई। उसके बाद भाषा की इकाई प्रारंभ हो जाएगी। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो जुड़ चुके हैं, लगातार आज भी फ़ोन आया है, लोगों का एडमिशन हो रहा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं या आपके भी मित्र जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर लिखा गया है। और लेक्चर को अंत तक देखें, लेक्चर को अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें। जब आप चीज़ों को समझेंगे, लेक्चर को देखेंगे, तभी आप परीक्षा में प्रश्नों को कर पाएंगे। यहाँ से चाहे जितना बेहतर अध्ययन सामग्री आपको दे दिया जाए और आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने अलमारी पर सजा ले, अपनी लाइब्रेरी बना ले, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होगा पढ़ने से। जो मैटर दिया जाएगा उससे जब आप पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूर ध्यान रखें कि लेक्चर को अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें। संस्थान अपनी जिम्मेदारी, अपने अध्ययन सामग्री की जिम्मेदारी ले सकता है कि हाँ, जितना पढ़ाया जाएगा वही आपको पढ़ना है, यही सारी चीज़ों का अध्ययन करना है। बाकी जब आप पढ़ेंगे इस अध्ययन सामग्री को तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सेलेक्ट भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर को। अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु मकदूनिया निवासी थे, मकदूनिया के खलकिस नगर के थे। इनका समय 384 से 322 ईसा पूर्व है। इनके गुरु प्लेटो थे और प्रमुख शिष्यों में सिकंदर थे। यह यूरोपीय काव्य चिंतन के मेरुदंड कहे जाते हैं। अरस्तु यूरोपीय काव्य चिंतन के मेरुदंड कहे जाते हैं। एथेंस में प्लेटो ने एथेंस में ज्ञान विज्ञान की शिक्षा के लिए जिस अकादमी की स्थापना की थी उसी में अरस्तु ने शिक्षा ग्रहण किया। उन्हें विश्वास था कि प्लेटो के बाद वही अकादमी के आचार्य होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ। 347 ईसा पूर्व प्लेटो की मृत्यु के बाद उन्हें एथेंस छोड़ना पड़ा और 384 ईसा पूर्व अरस्तु को मकदूनिया के राजकुमार, इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर का शिक्षक नियुक्त किया गया। सिकंदर के पिता फिलिप ने अनुसंधान कार्य के लिए अरस्तु को बहुत सारी धनराशि भी दी थी। 335 ईसा पूर्व अरस्तु ने एथेंस के समीप अपोलो में अपना एक निजी विद्यापीठ लीसियस नाम से स्थापित किया था। और फिर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। एथेंस के जो नागरिक थे अरस्तु से संतुष्ट नहीं थे। कारण था उनका स्वतंत्र चिंतन, लेकिन सिकंदर के कृपा पात्र होने के नाते एथेंस के जो लोग थे वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। और विवश होकर जब सिकंदर का देहांत होता है तो विवश होकर अरस्तु 323 ईसा पूर्व अपनी जन्मभूमि एस्तगिरा के समीप खलकिस नगर वापस लौट आते हैं और यही 62 वर्ष की अवस्था में 322 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है। अरस्तु का जो मूल नाम था अरिस्तोतिलेस। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अरस्तु अपने जीवन काल में तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, तत्व मीमांसा, भौतिक शास्त्र, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीति शास्त्र, आचार शास्त्र, साहित्य शास्त्र जैसे विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की, लेकिन यह उपलब्ध नहीं है। इनका काव्यशास्त्र विषय प्रसिद्ध ग्रंथ है पेरी पोइटिकेस, जिसमें कुल 26 अध्याय हैं। इसमें काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य का सत्य, काव्य के भेद,
काव्य प्रयोजन, इन सभी विषयों पर विचार किया गया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पोएटिक्स में उन्होंने ट्रेजेडी, एपिक माने महाकाव्य और कॉमेडी की चर्चा की है। ये सब अनुकरणात्मक काव्य के रूप में किया है इन्होंने, अर्थात काव्य के सभी रूपों को अनुकरणात्मक माना और सभी रूपों में ट्रेजेडी को सबसे अधिक महत्व देते हुए अरस्तु ने इसका विस्तृत विवेचन पोएटिक के 14वें अध्याय में किया है। ट्रेजेडी के प्रयोजन के चर्चा के क्रम में ही उनके सिद्धांत आते हैं। विरेचन सिद्धांत सामने आया। विरेचन सिद्धांत तो इनके दो प्रमुख सिद्धांत हैं, अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत और विरेचन सिद्धांत। इनका मानना था कि कला प्रकृति की अनुकृति के लिए है। इनका मानना था कि कला किसके लिए है? कला प्रकृति की अनुकृति के लिए है। इनका मानना है कि संगीत का अध्ययन एक नहीं वरन अनेक उद्देश्यों की सिद्धि के लिए होता है, जैसे शिक्षा के लिए, विरेचन के लिए, संगीत से बौद्धिक आनंद की उपलब्धि के लिए। यह इनका मानना है। जैसा कि मैंने अभी इनके बारे में बताया, इनकी रचनाओं के बारे में बताया, इनकी दो रचनाएं और पूछी जाती हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इन्हें लिख लें। एक भाषण संबंधी रचना है, भाषण संबंधी रचना, भाषण संबंधी रचना लिख लीजिए। तेखनेस, तेखनेस, तेखनेस रितेरिकेस, तेखनेस रितेरिकेस, ये इनकी रचना है। भाषण कला से संबंधित ये रचना है। इसके अलावा इनकी रचना वसीयतनामा भी है। वसीयतनामा, मैं बार बार कहता हूँ जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठा करें। इसीलिए मैं कहता हूँ जब समय हो तभी देखें, अगर समय नहीं है तो लेक्चर को बाद में देखें। इसीलिए टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा गया कि जैसे ही दोपहर में आपके पास लेक्चर आता है, सुबह लेक्चर आता है, तुरंत आप देखें। कोई ज़रूरी नहीं है, जब आपके पास समय हो तभी देखें। तो वसीयतनामा और तेखनेस रितेरिकेस, ये दो रचनाओं का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो इनका मानना था कि कला प्रकृति की अनुकृति है। जब कला प्रकृति की अनुकृति की बात आती है तो इससे पहले आप देखेंगे कि प्लेटो ने भी क्या कहा था, प्लेटो की क्या मान्यताएं थी, प्लेटो का क्या आइडिया था, उसके बारे में यह है। प्लेटो ये मानते थे कि जब कोई कलाकार किसी वस्तु को बनाता है, किसी वस्तु को, मान लिया एक मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार जब पत्थर के टुकड़े टुकड़े करता है, अलग करता है, मनमाने ढंग से अलग कर दिया उसको, और अलग करने के बाद में फिर उसको जोड़ता है, तो मूर्तिकार जिस मूर्ति को बना रहा होता है या बनाने वाला होता है, उसके दिमाग में उसकी इमेज, उसकी पूर्व कल्पना, एक रूपरेखा उसके दिमाग में रहती है, तभी वो टुकड़े टुकड़ों को काटता है और जोड़ता है और बनाता है। और यही एक आइडिया है, पूर्व कल्पना है या प्रत्यय है, जो मूर्तिकार के दिमाग में रहती है, उसकी चेतना में रहती है। और यही जो आइडिया है, यही जो प्रत्यय है, उस परम चैतन्य शक्ति में स्थित होती है और मानव की चेतना में प्रतिबिंबित होती है। यह मानना है किसका? प्लेटो का मानना है। लेकिन अरस्तु मानते हैं कि कला प्रकृति की अनुकृति है, न कि चैतन्य शक्ति की अनुकृति है और मानव चेतना में प्रतिबिंब रहती है। तो यह मानना है प्लेटो का। इसीलिए प्लेटो कहते हैं, प्लेटो कविता मात्र के विरोधी नहीं थे। जिस कविता में ईश्वर की स्तुति या साधुओं का गुणगान हो, उस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और इसे दार्शनिक, राजनीतिक और नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया। उन्होंने कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है, प्रकृति के अनेक दोष और अभाव की अनुकृति की प्रक्रिया के कला द्वारा पूरित किए जाते हैं। कभी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप में वर्णित नहीं करता,
बल्कि उसके तर्क रूप संभाव्य रूप में वर्णित करता है। और इस प्रकार मानव जीवन के अस्थायी तत्वों के अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के सत्य का बलिदान भी कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। वो मानव के कार्य ही नहीं अपितु उसके भाव, विचार, चरित्र आदि में कल्पना के अनुरूप परिवर्तन कर लेता है। काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी या यथार्थ भी। सामान्य से अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है और यथार्थ भी हो सकता है। और इसीलिए काव्य में उन्होंने एक घड़ा का उदाहरण देकर समझाया है। एक घड़ा का उदाहरण देकर समझाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी भी कविता या काव्य को लिखने के लिए सबसे पहले प्रयोजन होता है, यानी उद्देश्य होता है। किसी को बनाने के लिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए, किसी कविता को गढ़ने के लिए, या मूर्तिकार हो या कुम्हार हो या कवि हो, चित्रकार हो, तो सबसे पहले उसके मन में प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपादान होना चाहिए। उपादान यानी जिस विषय वस्तु कह सकते हैं जिससे कविता गढ़ी जाए या जिससे कोई वस्तु गढ़ी जाए। जैसे अगर मूर्तिकार है तो सबसे पहले उसको किसकी ज़रूरत होगी? पत्थर की ज़रूरत होगी, जो कि उसका उपादान है। और फिर उस मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार होना चाहिए, निमित्तीकरण होना चाहिए, या कविता को बनाने के लिए, लिखने के लिए कवि होना चाहिए। और जब पूर्ण रूप से बन जाता है तत्व होता है, जिसे कहते हैं, तो एक घड़ा कह सकते हैं, मूर्ति कह सकते हैं, कविता कह सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये उदाहरण देकर समझाया है। काव्य कला से हमारी दूषित भावनाएं और मनोवृत्तियां उत्तेजित और पुष्ट होती हैं। इसी के खंडन के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत दिया था। अरस्तु ने जो विरेचन सिद्धांत दिया था, वो विरेचन सिद्धांत किस आधार पर दिया था? यहाँ पर आप देखें, अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वो इसी आधार पर दिया गया था। विरेचन सिद्धांत जो प्लेटो का ये कथन है, प्लेटो का जो ये मानना था कि काव्य कला से हमारी भावनाएं दूषित होती हैं और मनोवृत्तियां उत्तेजित और पुष्ट होती हैं, इसी के विरोध में कह सकते हैं आप, या इसी के जवाब में आप कह सकते हैं। तो इसी के जवाब में ये कहा गया, इसी के जवाब में ये दिया गया है विरेचन सिद्धांत। और कहा कि साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देती हैं। हमारी जो दूषित मनोवृत्तियां हैं, उन दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देती हैं। यानी अरस्तु ने विरेचन की चर्चा ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में किया है। पोएटिक्स जो इनकी रचना है, पोएटिक्स के 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा है कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूपों से प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है, और जिसमें करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जा सकता है। ये कहा गया है। ऐसे राजनीति के भाग 8 और 7 में संगीत के अध्ययन का उल्लेख भी किया गया है। वहां कहा गया कि संगीत शिक्षा के लिए होना चाहिए, विरेचन के लिए होना चाहिए, जो मैंने अभी प्रारंभ में आपको बताया। और संगीत से बौद्धिक आनंद की भी उपलब्धि होती है, ये भी उन्होंने कहा। अगर करुणा और भय हमारे मन में एकत्र होते रहते हैं तो हानिकारक होते हैं। दुखांत नाटकों में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को विकास का अवसर मिल जाता है। ट्रेजेडी एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत कर देती है। तो अरस्तु ने ट्रेजेडी के संदर्भ में विरेचन शब्द का प्रयोग और भाव शोधन के लिए किया है। मैंने अभी आपको समझाया कि अरस्तु ने किसी वस्तु को समझने के लिए घड़ा का उदाहरण दिया, और ये मैंने उदाहरण अभी आपको समझाया है। इसीलिए आपको ये उदाहरण अभी यहाँ पर समझाया गया है।
देखिए, विरेचन जो होता है, विरेचन यानी निष्कासन, थोड़ा सा आप समय दें तो और आपको बेहतर समझा दें। विरेचन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैथारसिस। कैथारसिस, कैथारसिस के मूल अर्थ को सामने रखना होगा। है क्या कैथारसिस? कैथारसिस शब्द यूनानी चिकित्सा शास्त्र का है। कैथारसिस जो शब्द है वो किसका है? तो यूनानी चिकित्सा शास्त्र का है। चिकित्सा शास्त्र का है। अब चिकित्सा शास्त्र की जब बात आती है तो जाहिर सी बात है, विरेचन यानी निष्कासन, किसी चीज का विरेचन यानी वहां से निष्कासन, वहां से निकाल देना, जीवाणुओं का विरेचन, जीवाणुओं का कैथारसिस। और इसीलिए आप देखते हैं कि डॉक्टरी शब्द में आप देखेंगे अभी भी कैथेटर नाम आपने सुना होगा। कैथेटर आपने सुना होगा, मूत्र त्याग के लिए जो अभी भी मरीज अगर बेड पर रहते हैं तो लगाया जाता है, इसी से बना हुआ है। यानी उसका विरेचन होता रहे, उसका निष्कासन होता रहे। तो ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैथेटर। या थोड़ी बहुत साइंस अगर आती होगी जिन लोगों को, वो कैथेटर जरूर समझते होंगे। तो विरेचन मतलब निष्कासन, ये चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। तो विरेचन शब्द भारतीय आयुर्वेद का भी, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में वात है, पित्त है, कफ है, ये 3 दोष या विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। वात, पित्त और कफ, ये 3 विकार होते हैं। तो शरीर का स्वस्थ होना इन तीनों की अनुपातिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर वात, पित्त, कफ तीनों में से किसी की मात्रा अगर बढ़ जाए तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब इनका अनुपात किसी कारण बिगड़ जाता है तब हम क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ हो जाते हैं। इनमें से किसी एक की वृद्धि या कमी होने से अनुपात भंग हो जाता है और इनको साम्यावस्था में लाकर रोगों का शमन किया जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार आमाशय में मल के संचित होने की स्थिति में इनका अनुपात भंग होता है और आमाशय में संचित मल के निष्कासन के लिए वमन कराया जाता है। और इसी प्रकार जो इसका निष्कासन होता है इसे कहा जाता है विरेचन। जो निष्कासन होता है यही होता है विरेचन, यानी मल निष्कासन की एक विधि है। इसीलिए मैंने अभी कैथेटर शब्द का प्रयोग किया है। तो इसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोमल जो मन का मैल है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन का मैल। अब मन का मैल क्या होता है? देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे तो फिर मुझे लगता है कि एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। क्योंकि जो हमारा जीडीसी वाले कैंडिडेट है, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, जब मेंस में उनको लिखना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें समझे रहेंगे। तो इन उदाहरणों को आप देते चलेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो मन का मैल होता है, मन के मैल में क्या आएगा? ईर्ष्या है। मन के मैल में क्या है? द्वेष है। मन के मैल में क्या है? क्रोध है। मन के मैल में क्या हो जाएगा? मोह है। तो ये सब है। तो मानसिक स्वस्थ रहने के लिए मनोमल का निष्कासन और शोधन आवश्यक है। मन को स्वस्थ रखने के लिए इसका संतुलन अनिवार्य है। अनुपात से अधिक क्रोध हो जाए, अनुपात से अधिक लोभ हो जाए, अनुपात से अधिक आपको मोह हो जाए तो ये क्या है? अनर्थ कर सकते हैं। अनुपात से अधिक क्रोध का उदाहरण तो आप डेली समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। अनुपात से अधिक ईर्ष्या का उदाहरण बहुत सारा आता है। अनुपात से अधिक मोह भी आप लगातार देख ही रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। तो ये अनुपात से अधिक क्रोध मोह लोभ जितना है ये सब क्या कर देता है? अनर्थ कर देता है। योग शास्त्र में अगर बात करें, यम होता है, नियम होता है, इन सब का विधान मन की शुद्धि के लिए ही तो किया जाता है।
तो इसी तरीके से विरेचन की आवश्यकता शरीर और मन दोनों के मल के समन या निष्कासन या विरेचन के लिए किया जाता है। और अरस्तु ने ट्रेजेडी के संदर्भ में इसका प्रयोग निश्चय ही भाव शोधन के लिए किया है। यदि उसने अपना आशय इस शब्द की विस्तृत व्याख्या के द्वारा स्पष्ट कर दिया होता तो आगे चलकर इस शब्द को लेकर साहित्य के क्षेत्र में जो अनेक मत प्रकट किए गए, भिन्न भिन्न मान्यताएं सामने आई, वो ना आती। अरस्तु ने अनेक स्तरों पर अपने गुरु प्लेटो की स्थापनाओं में संशोधन किया है। प्लेटो का मानना था कि ट्रेजेडी वासनाओं को जगाकर और हीन भावनाओं, भय, करुणा को उत्तीप्त करके मनुष्य के विवेक को कुंठित कर देती हैं और उसके पौरुष को छीण करके उसे वासना के पंख में निमज्जित कर देती हैं। लेकिन वह प्लेटो ये भी मानते थे कि हीन भावनाओं में भय, करुणा का अतिरेक आत्मा में एक प्रकार की अराजकता उत्पन्न कर देता है। तो अरस्तु ने कहा कि ट्रेजेडी में भय और करुणा का उद्रेक आवश्यक होता है, लेकिन दर्शक जब इसका अभिनय देखता है तो उसके मन में संचित भय और करुणा के भाव उचित मात्रा में बाहर आकर उसे एक प्रकार की मानसिक विश्रांति पैदा करता है। जिन भावों को वह भीतर दबाए रखता है वह उसको कुंठित करती रहती हैं। इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न तरीके के गाने सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। कोई प्रेम से संबंधित सुन रहा है, कोई केवल मनोरंजन के लिए सुन रहा है, कोई हास्य पर आधारित देख रहा है। तो इससे क्या होता है, मन के जो भाव होते हैं, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को कुंठित करते रहते हैं, जो दबा रहता है, वो भाव उद्वेलित होते रहते हैं। तो भावों का दमन तो और भी हानिकर है। तो जब दर्शक अभिनेताओं को भय और करुणा की अभिव्यक्ति करते हुए देखता है तो उनका भोक्ता नहीं होता है, मात्र दृष्टा होता है। तो जिस प्रकार की उत्तेजना उसे वास्तविक जीवन में प्राप्त होती है, वैसी उत्तेजना अभिनय देखकर नहीं प्राप्त होती। वास्तविकता का अभिनय उसकी कल्पना को जागृत करता है और वो भय और करुणा की काल्पनिक अनुभूतियां करता है। तो ये यहां पर समझाया गया है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माना है कि जो त्रासदी होती है, त्रासदी में कुल 6 अंग होते हैं। और वो 6 अंग कौन कौन से हैं? अरस्तु ने जो त्रासदी के 6 अंग माने हैं, उन 6 अंगों की चर्चा यहाँ पर करना जरूरी है कि वो 6 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कथानक। 6 अंगों में आप देखेंगे कथानक है, चरित्र है, पद योजना है, गीत है और दृश्य है। आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कितने अंग माना गया है। तो यहां पर कुल 6 अंग माने गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात कथानक की करें, थोड़ा सा गौर कीजिए, चीजों को समझते चलेंगे तो 6 आपको याद रहेंगे। कथानक क्या होता है? कथानक का अर्थ है कि त्रासदी की विषय वस्तु या घटना विन्यास। कथानक मतलब त्रासदी है, नाटक है, कामदी है, जो भी आप कहिए, उसका विषय वस्तु और विषय वस्तु होता है या घटना विन्यास होता है। अरस्तु ने त्रासदी में सबसे अधिक महत्व या नाटक में सबसे अधिक महत्व या कामदी में सबसे अधिक महत्व किसे दिया है? इन 6 में तो कथानक को दिया है। कहते हैं कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी कार्य की अनुकृति होती है और कथानक उसी कार्य व्यापार को प्रस्तुत करता है। यह व्यक्ति चरित्र का नहीं, घटनायुक्त जीवन के कार्य व्यापार का सुख दुखमय प्रसंगों का अंकन है। जो कथानक होता है, कथानक के स्रोत देखें तो स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, कल्पना पर होते हैं और इतिहास पर आधारित होते हैं। काल्पनिक होते हैं और ऐतिहासिक होते हैं। सरल भी होते हैं, कथानक के प्रकार में सरल भी होते हैं और जटिल भी होते हैं। जटिल भी होते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं चरित्र। चरित्र कौन कौन से हैं? कथानक में
चरित्र की अगर बात करें, चरित्र चित्रण की अगर बात करें, चरित्र चित्रण, तो आपने देखा कि अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक को दिया और कार्य व्यापार को दिया। कार्य व्यापार का निष्पादन चूंकि चरित्रों के माध्यम से होता है, चरित्रों के द्वारा होता है, इसीलिए कथानक के बाद अगर किसी दूसरे का स्थान है तो वह चरित्र का। चरित्रांकन त्रासदी के समग्र कथ्य के अनुरूप होना चाहिए। चरित्र भद्र होना चाहिए और उनके माध्यम से नैतिक उद्देश्यों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। चरित्रों के अंकन में औचित्य और एक रूपता का अवनित का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बाद अगर किसी की बात आती है तो वह आती है विचार। विचार क्या होता है? कई लोग कहेंगे सर विषय वस्तु समझ में आ गया, चरित्र तो समझ में आ गया, ये विचार क्या है? देखिए, भावकत्व भोजकत्व तो आपने सुना होगा, काव्यशास्त्र जब आपने पढ़ा है। अगर नहीं सुना है तो सीधे शब्दों में ऐसे आप कह सकते हैं कि वह सामान्य सत्य का संकेत करता है। विचार सामान्य सत्य का संकेत करता है और साथ ही परमाणु और तर्क द्वारा यह किसी वस्तु के भाव या अभाव को भी सिद्ध करता है। यानी भाव के स्तर पर यह करुणा, त्रास, क्रोध आदि की व्यंजना करता है और उसका मूल्यांकन करता है। यही है विचार। और इसी के अंतर्गत चिंतन भी आ जाता है, तर्क भी आ जाता है। और विचार जो होता है, इसका जो साधन होता है वाणी या भाषा है, और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा भी विशिष्ट होनी चाहिए। यही विचार है। और फिर यहाँ पर बात आती है पद विन्यास की। अरस्तु त्रासदी के लिए छंदोबद्ध भाषा या पद को अधिक उपयुक्त मानते हैं। दृश्य विधान, इसी में आप देखेंगे गीत कह लीजिए, दृश्य विधान कह लीजिए, तो गीत और दृश्य विधान को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहां पर गीत और दृश्य विधान भी आपने देख लिया। अब कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है, ये माना गया है इनके द्वारा। कहते हैं कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने काव्य भाषा की परिभाषा इस प्रकार दी कि काव्य भाषा के माध्यम से कल्पना द्वारा मानव जीवन का पुनः सृजन है। अरस्तु ने काव्य का प्रयोजन शिक्षा और आनंद को माना। कहा जो काव्य है उस काव्य का प्रयोजन शिक्षा और आनंद होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार काव्य की आत्मा अनुकृति या अनुकरण है। अनुकृति के लिए निम्न तथ्य उन्होंने बताया। कहा काव्य में अनुकृति का माध्यम भाषा होता है। काव्य में अनुकृति का माध्यम क्या होता है? भाषा होता है। साहित्य में भौतिक शास्त्र से पृथक करने वाला तत्व छंद नहीं, अनुकृति है। काव्य में मानवीय क्रियाकलापों का अनुकरण होता है। मानवीय क्रियाकलापों का अनुकरण होता है। काव्य की विषय वस्तु का चरित्र तीन रूपों में होता है। तीन रूपों में होता है, प्रत्ययमान, संभाव्य और आदर्श। प्रत्ययमान, संभाव्य और आदर्श। प्रत्ययमान क्या है? प्रत्ययमान मतलब यथार्थ। प्रत्ययमान मतलब यथार्थ। संभाव्य मतलब कल्पित। कल्पित। और आदर्श मतलब होगा संभाव्य यथार्थ। संभाव्य यथार्थ। अब आप कहेंगे यथार्थ क्या है, कल्पित क्या है, संभाव्य यथार्थ क्या है? कोई भी वस्तु वास्तव में जैसी है वैसी ही दिखाई देती है तो क्या है? यथार्थ। वो क्या है? जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। यानी जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, ये क्या है? सामने है, जो दिख रहा है यथार्थ है। लेकिन आप इसी को पढ़ें और पढ़ने के बाद आप कहें कि ये जैसी है नहीं, मगर हो सकती है। यानी आप किसी और वस्तु, किसी और पुस्तक, किसी और नोट्स का उदाहरण दें और कहें कि ये तो जैसी है लेकिन है नहीं, हो सकती है। यानी अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ
तो आप कहें यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत गणपति चंद्र गुप्त की जो किताब है वहाँ के जैसा इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में ये है नहीं। तो ये क्या हो गया? संभाव्य हो गया। यह आप कहें कि भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा रामचंद्र तिवारी की जो किताब है जहाँ लिखा हुआ है कुछ वैसा ही है मगर ये है नहीं, तो ये क्या है? संभाव्य है, कल्पित है, आपने कल्पना किया, या आदर्श संभावित यथार्थ, वस्तुओं को जैसा होना चाहिए। अब आपने सोचा कि नहीं, इसको गणपति चंद्र गुप्त की किताब के जैसा होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? आदर्श। तो प्रत्ययमान, संभाव्य और आदर्श, बात समझ में आई या नहीं आई? प्रत्ययमान क्या है, संभाव्य क्या है, आदर्श क्या है, समझ में आ गया? अरस्तु के अनुसार जो कथानक होता है वह कथानक 3 प्रकार से होता है। ऐतिहासिक होता है, दंत मूलक होता है और कल्पित होता है। कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें, तीसरा कल्पित। वैसे नोट्स में है, तीसरे बिंदु पर यहाँ पर दिया गया है ये कल्पित, तो मैंने यहाँ समझाने के लिए लिखा है कल्पित। 3 है, ऐतिहासिक है, दंत कथा मूलक है और कल्पित है। 3 होता है। ऐतिहासिक और दंत कथा मूलक कथानकों की सामग्री तो रचनाकार बाह्य जगत से ले लेता है, और इस प्रकार सामग्री लेने को अनुकरण भी माना जाता है, यानी अनुकरण में ऐतिहासिक और दंत कथा मूलक आ जाएगा। लेकिन जो कल्पित है, कल्पना के द्वारा कथानक लिया गया, वो अपनी सृजनात्मकता से ही लेता है। यानी जैसे अगर कामायनी लिखी गई तो कामायनी आप देखेंगे कि ऐतिहासिक भी चीज़ें ली गई हैं उसमें, दंत कथा मूलक जो कथाएं प्रचलित थी वो भी ली गई हैं, और अपनी कल्पना के आधार पर भी लिख दिया कवि ने कि हाँ इस तरीके का होना चाहिए या ऐसा रहा होगा। तो ऐतिहासिक, कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो केवल ऐतिहासिक हैं। रानी लक्ष्मीबाई आप देखिए, विराटा की पद्मिनी उपन्यास आप देखिए, बहुत सारी रचनाएं ऐसी हैं जो कल्पना के आधार पर है, कल्पित है। कुछ ऐसी हैं जो केवल दंत कथा मूलक हैं। कई दंत कथाओं की बात अगर आती है तो पद्मावत को देख लीजिए, उसमें कई सारे प्रसंग ऐसे हैं जो दंत कथा मूलक भी हैं। तो अरस्तु के अनुसार जो कथानक है वो 3 प्रकार के बताए गए, ऐतिहासिक, दंत कथा मूलक और कल्पित। जिनमें से ऐतिहासिक और दंत कथा मूलक जो होते हैं ये दोनों अनुकरणात्मक होते हैं, जबकि कल्पित जो होता है वो सृजनात्मकता की उपज होता है कवि की। इतिहास और काव्य की तुलना करते हुए अरस्तु ने काव्य के सत्य को इतिहास के तथ्य से ऊंचा माना है। कहते हैं कि जो ऐतिहासिक है, भाई इतिहास केवल उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करता है जो घटित हो चुकी हैं, जबकि काव्य जो होता है वो संभाव्य और आदर्श स्थितियों का भी अंकन करता है। इतिहास केवल बाह्य जगत की विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख और विवेचन करता है, इसीलिए वह मात्र विशेष की ही अभिव्यक्ति है, जबकि काव्य का सत्य घटना विशेष तक सीमित न रहकर सामान्य होता है। इतिहास वस्तुपरक होता है, जबकि काव्य रचना में अनुभूत विचार का आश्रय लिया जाता है। श्रेष्ठ काव्य में दर्शन तत्व की भी प्रधानता होती है। तो यहां पर यह अरस्तु के द्वारा समझाया गया है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं विरेचन, ग्रीक भाषा का कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है जो मैंने अभी आपको समझाया है। अरस्तु ने विरेचन की चर्चा ट्रेजेडी के विवेचन में किया है। ट्रेजेडी यानी त्रासदी यूनान से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको समझा ही दिया है। अरस्तु द्वारा विरेचन शब्द का प्रयोग त्रासदी और धार्मिक संगीत के संदर्भ में किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने विरेचन के संबंध में लिखा है कि विरेचन में न स्व का उन्नयन अंतर्भूत है और न कला का आनंद। वहीं प्रभाकर माचवे ने विरेचन के संबंध में कहा है कि इस विषय में भी यूरोप के कला शास्त्रियों में मतभेद है कि ट्रेजेडी से उत्पन्न विरेचन अभिनेता के मन में होता या पाठक या दर्शक के। जर्मन के महाकवि गेटे के अनुसार यह प्रभाव पाठक दर्शक के मन में होता है। तो ये यहाँ पर 3 पेज में ये सारी चीज़ें आपको दी गई, समझाई गई।
इसके अलावा अगर आप और भी लिखना चाहते हैं कुछ पॉइंट वाइज, जैसे लिखित परीक्षा में जो काम आए, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के लिए, वैसे जब लिखित परीक्षा होती है तो उसके लिए अलग से पूरा बैच होता है, वहाँ समझाया जाता है। अरस्तू का जो अनुकृति सिद्धांत है, अनुकृति सिद्धांत वैसे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे पूछा जाए तो अनुकृति सिद्धांत के लिए 1-2 पॉइंट लिख लीजिए जिस पर आप लिख सकते हैं। काव्य में अनुकृति का क्या महत्व होता है? पहला, काव्य में अनुकृति का क्या महत्व होता है? दूसरा, अनुकरण के विषय क्या होते हैं? अनुकरण के विषय क्या होते हैं? तीसरा, अनुकृति की विधियां कौन कौन सी हैं? अनुकृति की विधियां कौन कौन सी हैं? चौथा, काव्य में अनुकृति का क्या महत्व है? काव्य में अनुकृति का क्या महत्व है? ये 4 बिंदु, इन 4 बिंदु पर आप अनुकृति सिद्धांत अरस्तू का लिख सकते हैं। वैसे जब रिटन एग्जाम होगा तो वहाँ पर आप लोगों को पूरा बैच चलता है, फिर उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखाई जाएंगी, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ ज़रूरत अभी नहीं है। फिलहाल मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आपको बता दिया है। बाकी आशा करते हैं कि पूरा लेक्चर आपके समझ में आ गया होगा। 36-37 मिनट में यहाँ पर जितना आपको समझाया गया वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा और रात में इसी पर आधारित लाइव कक्षा में प्रश्न कराया जाएगा। अगर आपके भी कोई मित्रगण हैं, जुड़ना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें सूचित कर सकते हैं। यहाँ पर यह नंबर लिखा है, उन्हें आप दे सकते हैं। बाकी कैसा लगा लेक्चर, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग व्यक्त कीजिएगा।